अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरे शब्दों में कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद भी आपको जो जॉब मिल रही है वो लेबर क्लास की। डॉलर में कमाओगे तो डॉलर में ही खर्च करोगे, ऐसा तो नहीं। हथकड़ियों से बांधकर और बेड़ियों से बांधकर इंडिया वापस भेज। ऐसे लोग ज़्यादातर लेबर की कैटेगरी में जाते हैं। 20 जनवरी सन 2025 अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और ट्रम्प 2.0 की सरकार बनी। ट्रम्प 2.0 ने आते ही आते सबसे पहले उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिन फैसलों में एक फैसला था अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी लोगों को अमेरिका से बाहर भेजना, जिसकी जद में हमारे देश भारत के भी कुछ लोग आए। अभी हाल ही में 104 लोगों को भारत वापस भेजा गया है, जिसको कि डिपोर्ट करना कहते हैं। उन 104 लोगों के साथ सबसे बड़ी बात दिक्कत ये रही कि उन 104 लोगों को हथकड़ियों से बांधकर और बेड़ियों से बांधकर इंडिया वापस भेजा गया, यानी भारत वापस भेजा गया। ये हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक बात थी, इसलिए हमने ये वीडियो किया है। आपको कुछ चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अवैध रूप से पहुंचे हुए अप्रवासी कौन से होते हैं। एक रूट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डंकी रूट, जिस पर एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान जी की, डंकी, वो भी इसी पर बेस्ड थी। तो ये मेरे पास एक अखबार की कटिंग है आईनेक्स्ट पेपर की, जिन्होंने इसमें ये सारी डिटेल दी हुई है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है संभवतः ये अखबार सबके घर में नहीं आता हो कि डंकी रूट क्या होता है। डंकी रूट यानी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने का रास्ता। इसमें कई लोग अलग अलग देशों से होते हुए गैर कानूनी रूप से अमेरिका, कनाडा या यूरोप से घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग टूरिस्ट वीज़ा या एजेंट्स की मदद से लैटिन अमेरिका के किसी भी देश जैसे ब्राज़ील, इक्वाडोर, पनामा या मैक्सिको तक पहुंचते हैं। वहां से जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों के रास्ते पैदल चलकर अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। इसके बाद दलालों की मदद से अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की भी कोशिश करते हैं। डंकी शब्द की उत्पत्ति पंजाब के डुकी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह कूदना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें एक खास बात मैं आपको बता दूं, तमाम एजेंट्स होते हैं, तमाम और तरीके के दलाल होते हैं, तमाम एजेंसियां होती हैं जो ये काम कराती हैं दूसरे देशों में भेजने का, और इनसे अच्छा खासा पैसा लेती हैं। 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक भी लिया जाता है। अब इसको लेकर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, क्योंकि कितने भारतीय अब तक भेजे गए, डिपोर्ट किए गए अमेरिका द्वारा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 15 साल के आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। जैसे 2013 में सबसे कम लोगों को इंडिया भेजा गया, जिसमें से 300 से ऊपर लगभग लोग थे, 315 लगभग लोगों को भेजा गया। लेकिन उसके बाद लगातार 4 साल यानी 2016, 17, 18, 19 और 20 में, यानी 5 साल अलग अलग 1000 से ऊपर लोग भेजे गए। कभी 1300, कभी 1024, कभी 1180, 2024, 1890 और पिछले साल 2024 में 1368 लोगों को भारत भेजा गया। कितनी बड़ी बात है कि इतने सारे लोग अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में या और बाकी देशों में। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने संसद में इसका जवाब दिया। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। संसद में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने किसी भी अवैध मूवमेंट के हम लोग पक्ष में नहीं है। 2009 से ऐसा हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका ने 15,652 लोगों को, भारतीयों को वापस भेजा, और हम इसके पक्ष में नहीं है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल सही नहीं मानते। ठीक है, ये बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी, लेकिन उन्होंने जो हथकड़ी वाली बात पे भी उन्होंने कहा कि हम लोग अमेरिकी सरकार के संपर्क में हैं और आगे कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, हमारे विदेश मंत्री जी ने ये कहा। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि ये लोग वापस आते हैं, और अगर जाते हैं तो जाते कौन हैं? तो इन सब की जानकारी लेने के लिए हमें भी लग रहा था कि किसी एक्सपर्ट से बात करी जाए, इसलिए हम लोग एक एक्सपर्ट के पास आए हैं। आइए उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर ये डंकी रूट क्या होता है, और ये अवैध प्रवासी अप्रवासी कौन लोग होते हैं, और किस लिए जाते हैं, और किस लिए रहते हैं, और उनको वापस भेजने का तरीका क्या होता है। आइए बात करते हैं। आपको डंकी रूट और रिपोर्ट क्या होता है, इस विषय में पूर्णतः जानकारी देने के लिए आज हम आए हुए हैं ट्रांस अब्रॉड सर्विसेज के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर अनुज गुप्ता जी के पास। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें जितनी हम लोग आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, ये सब आखिर क्या है। अनुज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अनुज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका संस्थान है, जहाँ हम आज बैठे हुए हैं इस जगह पर, ये आपका जो सेंटर है, ये क्या काम करता है बेसिकली? क्योंकि हमने आपके बोर्ड होर्डिंग्स पे देखा, आइल्स लिखा हुआ है, वीज़ा लिखा है, और 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। वो हमारा थोड़ा सा उस विषय में डिस्क्राइब करें। देखिए, अपने यहाँ के जो बच्चे हैं जो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, और न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री हैं, बट मैंने इन कंट्रीज़ का नाम इसलिए क्योंकि ये मुख्य डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे जो जाके पढ़ना चाहते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हम उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, फिर उनके लिए बेस्ट कोर्स सजेस्ट करते हैं, फिर उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं,
यूनिवर्सिटी का जब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो चूँकि उन्हें वहाँ जाके पढ़ना है, उसके लिए इन्हें वीज़ा चाहिए होता है, उसे कहते हैं स्टडी वीज़ा। तो हम स्टडी वीज़ा अप्लाई उनके लिए करवाते हैं। स्टडी वीज़ा अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़। क्योंकि ऐसा है ना, देखिए किसी भी बच्चे को 10 ऑफ़र लेटर आ सकते हैं, लेकिन पढ़ेगा तो वो एक यूनिवर्सिटी में या फिर एक कंट्री में, और वो पढ़ेगा तब जब उसका वीज़ा आएगा। तो अगर वीज़ा उसका नहीं आता है तो उसका जो विदेश में पढ़ने का सपना है वो हो सकता है टूट जाए। तो ये स्टडी वीज़ा का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जब बच्चा वहाँ चला जाता है तो नया होता है, तो बहुत सी चीज़ें उसे नहीं पता होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे यहाँ से ही पता करके जानी चाहिए ताकि वहाँ पे असुविधा ना हो, रहने खाने की व्यवस्था और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इस दिशा में बच्चों की हेल्प करते हैं। अच्छा अनुज जी, मैं जो पूछने आया हूँ वो अभी मैं अगले सवालों में पूछूंगा। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे, आपने चूँकि बताया आप स्टूडेंट वीज़ा पे भेजते हो, मतलब स्टूडेंट्स को भेजते हो पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो संस्थान है या आपके जैसे जो ये संस्थान है ये पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं। अब इसमें मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा होता है आपके साथ कि कोई बच्चा आपके यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ गया और वो वहाँ से उसने कैसे भी करके वर्किंग वीज़ा ले लिया हो और वहाँ वर्क करने लगा हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ करने लगा हो, या फिर पढ़ाई ख़त्म करके करने लगा हो? क्या ऐसा कभी वाक़या कोई पेश आता है या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि बरेली या फिर जो बी क्लास सिटी आते हैं या फिर आस पड़ोस में शाहजहाँपुर और पीलीभीत, इस तरह के शहर हैं, यहाँ के जो बच्चे जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य वर्क ही है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी झिझक नहीं है मुझे। अब वो लेकिन काम करना भी दो तरीके का होता है, एक होता है अवैध तरीका, एक होता है वैध तरीका। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा विदेश में से फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है यूके में, उसमें पढ़ रहा है, तो जब उसको वीज़ा मिलता है तो वीज़ा के साथ ही उसको अधिकार, उसको राइट मिलता है कि वो पढ़ाई के साथ 20 घंटे प्रति सप्ताह काम कर सकता है, जिसके लिए उसे पेमेंट मिलता है और जिससे उसके कुछ खर्चे जो एज ए स्टूडेंट होते हैं वो टेक केयर हो जाते हैं। और फिर हर कंट्री की अपनी अपनी नीति होती है, जिसे ऑपरेशन नीड्स कहते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी कहते हैं। कोर्स करने के बाद वो कितने टाइम के लिए उसको एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसमें वो अपने लिए एक जॉब सर्च कर सकता है, उस पर भी काम करता है। और अगर किसी कंपनी ने उसको वहाँ जॉब दे दी, यानी कि स्पॉन्सर कर दिया, तो वो जब तक उसके पास स्पॉन्सरशिप है तब तक वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो ये होता ही है। और देखिए, यहाँ से जो बच्चा जाता है वो दिल्ली, मुंबई की तरह बड़े शहरों से नहीं है, या बड़े व्यापारी या फिर बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है, वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग का होता है। तो जब वो निवेश करता है अपनी शिक्षा पे यूके में पढ़ के, तो वो ये चाहता है कि उसे वहाँ पे काम करने का, उसे एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिले, ताकि जो शिक्षा में भी जो हम फीस पे करते हैं वो एक तरीके से तो इन्वेस्टमेंट ही है। माता पिता से पूछिए तो वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहता है, तो उसके लिए वो काम करना चाहता है, वो करते भी हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ना उस देश की नीति के हिसाब से अवैध है, ना वैसे ही गलत है। जैसे ये तो मानते हैं हम कि बाहर के देशों में ज़्यादा चकाचौंध होती है, कई चीज़ें ज़्यादा डेवलपमेंट है, इसलिए यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया स्टूडेंट्स वहाँ जाके काम करते हैं, क्या ऐसा भी ऐसा माना जाता है, जैसा हमने सुना है आज तक, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे, कि वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेते हैं जब, तो वो वहाँ का उन्हें एक नागरिकता मिल जाती है? अगर नागरिकता की हम बात करें तो क्या कभी ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए, प्रेम तो किसी को भी कहीं से भी हो सकता है। तो अगर एक भारतीय यहाँ से गया हुआ है, भले वो छात्र है, वहाँ की किसी महिला से उसे प्रेम हो जाता है और उससे वो वहाँ के नियम कानून के अनुसार विवाह करता है, और उसके बाद भी उनके कुछ नियम होते हैं, क्योंकि वो भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो विवाह है वो सही है या फिर किसी स्पेशल पर्पज़ से नहीं किया। और वो अगर आप उनके पूरे नियम कानूनों को पूरा करते हैं तो मिलती है उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाती है, अब वहाँ पे उन्हें बसने का एक मौका मिल जाता है। तो ऐसा होता है, करते हैं। अच्छा अनुज जी, जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए कि 104 लोग तकरीबन हमारे बाहर वहाँ से यहाँ भेजे गए, डिपोर्ट किए गए। पहली बात तो मैं डिपोर्ट पूछना चाहूँगा, डिपोर्ट क्या होता है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये लोग, ये जो तरीका होता है, उन्होंने कहा कि ये अवैध रूप से रह रहे थे, तो मैं अवैध और वैध तरीका जानना चाहता हूँ और डिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इससे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और मैं आपसे बिल्कुल इस बात को आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने एक सवाल पूछा है। कभी कभी हम पे भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। देखिए, वैध तरीका ये है कि जब आपने उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार वीज़ा लिया है और आप वहाँ गए हैं, तो ये वैध तरीका है। इसका मतलब ये भी होगा, जैसे
आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा की एप्लीकेशन होती है। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वीज़ा मिला है। पर्टिकुलर कैटेगरी मतलब होता है कि विजिट वीज़ा हो सकता है, स्टडी वीज़ा हो सकता है, बिज़नेस वीज़ा हो सकता है, या फिर और किसी और तरीके का वीज़ा हो सकता है। तो आपने उस तरीके का वीज़ा लिया है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का वीज़ा लिया हुआ है और आप उसके नियम कानून को पालन करते हुए वहाँ जा रहे हैं, तो आप वैध हैं। अवैध का अर्थ ये है, जैसा आजकल आ रहा है, कि आप किसी देश के बॉर्डर पे कैसे भी पहुंच जाते हैं, ना आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया, ना आपके पास कोई एप्लीकेशन है, ना ही आपने उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी कागज़ वाले की है, और किसी तरीके से उनके बॉर्डर में घुस जाते हैं। अब देखिए, कंट्रीज़ तो बड़े होते हैं, ठीक है, इतने बड़े कंट्रीज़ में कहीं कोई घुस गया है तो उसे तुरंत ढूंढ पाना शायद संभव ना हो। तो ये इस तरीके से जो रहते हैं, ये अवैध तरीका कहलाता है। तो कुल मिला के नटशेल में ये है, अगर आपने वहाँ का वीज़ा लिया है उनके नियम कानून के अनुसार और आप जाते हैं तो वैध हैं। अगर आपने कोई वीज़ा फॉलोइंग कुछ भी नहीं किया है तो आप अवैध हैं। ये मतलब माना जाता है। और ये डिपोर्ट करना क्या होता है? देखिए, डिपोर्ट करना ऐसा रहता है कि डिपोर्ट भी देखिए 2 तरीके का है। जो आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो 104 लोग भेजे गए हैं, वो वैसे डिपोर्ट का मतलब सिंपल होता है D+ पोर्ट, यानी कि पोर्ट से आपको बाहर कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैं US का वीज़ा लेता हूं और फॉर एग्जांपल मुझे 30 दिन के लिए वहां पे रुकने की परमिशन दी गई है, बट मैं 30 दिन के बाद वापस नहीं आता हूं। मैं 31वें दिन भी रुकता हूं, 32वें दिन भी रुकता हूं। तो अगर वहाँ की सरकार को इस बारे में पता चलता है और उन्हें ये पता चलता है कि मुझे जो परमिशन दी गई थी और उससे ज़्यादा मैं रुक रहा हूँ, तो वो सिंपली मुझे वापस भेज देंगे। पर वो भेजने का तरीका क्या होता है? सामान्यतः इस केस में कोई भी जो वापस फ़्लाइट आ रही है US से, उसकी किसी एक फ़्लाइट में मुझे बैठाल दिया जाएगा और मुझे वापस भेज दिया जाएगा। एयरपोर्ट तक, प्लेन तक उनके अधिकारी भेजने आएंगे और मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मैं उस समय जब फ़्लाइट में बैठा हूँ तो एक सामान्य तरीके से बैठा हूँ, सामान्य पैसेंजर के तरीके से। हो सकता है सीट आगे की पीछे की हो, लेकिन सामान्य, कहने का मतलब है मेरे बेड़ियाँ नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसे डिपोर्ट कहते हैं। लेकिन अभी जो USA से लोग भेजे गए हैं, ये डिपोर्ट तो है, लेकिन मैं इसे डिपोर्ट से ज़्यादा कहूँगा कि उन्हें एक्चुअली वापस भेजा गया है, क्योंकि उन्हें आर्मी के प्लेन से, स्पेशली एक आर्मी का प्लेन करके भेजा गया है। तो इसे वापस भेजना ही कहेंगे, शायद ये डिपोर्ट की कैटेगरी में भी मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वैसा नहीं है। ये प्रॉपर वैसा नहीं है, प्रॉपर तो ऐसा है किसी का, और ऐसा नहीं है कि कभी कि हमेशा सामान्यतः जिनकी अवधि बढ़ जाती है वहाँ पे, वो जानबूझ के ही बढ़ती। कभी कभी मजबूरी भी फंस जाती है, किसी का पासपोर्ट खो गया, किसी के साथ कोई और समस्या आ गई, या फिर भूलवश भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो वो इंटेंशनली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो भेजा गया है, इसे तो मैं कहूँगा फोर्सफुली वापस भेजा गया है। अच्छा अनुज जी, ये जैसे आपका संस्थान है, आपने बताया कि हम लोग बहुत लीगल तरीके से, वैध तरीके से भेजते हैं, स्टूडेंट्स को भेजते हैं, ये समझ में आती है बात और दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कौन से एजेंट्स होते हैं, ये कौन से संस्थान होते हैं जो अवैध रूप से भेजते हैं? और जैसा भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि रेगिस्तान के रास्ते या जंगलों के, पहाड़ों के रास्ते पैसे लेकर, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, ये सवाल ये है। और ये किस तरीके से भेजते हैं, ये क्या है नेक्सस ये पूरा? देखिए, पूरी चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे इस फील्ड में रहते नॉलेज है, तो पहली बात तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग ऑफिस खोल के शायद नहीं बैठते हैं, वो फ़ोन पे चोरी छुपे काम करते हैं। दूसरी बात, सही बात है, इन सब का एक नेक्सस होता है। जैसे कोई भी गलत काम हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार की सप्लाई हो, उनका एक नेक्सस होता है, बिना नेक्सस के नहीं हो सकता। तो इनका भी एक पूरा नेक्सस है। तो ये लोग भेजते हैं, कभी कभी ये लोग शिप पे बैठालते हैं, कभी कुछ ऐसा करते हैं, किसी नेबरिंग कंट्री का वीज़ा ले ला के वहाँ पे कैसे भी भेज के फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर US की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को किसी भी तरीके से मैक्सिको भेज देते हैं, और सबको पता है कि मैक्सिको और US का बॉर्डर लगा हुआ है। कुछ हद तक दीवार है, कुछ हद तक दीवार नहीं है। दीवार भी होगा तो आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, नीचे से निकल गए। तो वैसे जब भेजते हैं तो इसे डंकी कहते हैं। और मैं सीरियसली बताऊं कि ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। जैसे डंकी पिक्चर में दिखाया था कि बहुत सारे लोग गए थे और कुछ रास्ते में मार दिए गए थे, ऐसा भी होता है। कुछ स्वयं मर जाते हैं, कुछ के साथ कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा भी होता है। तो बहुत रिस्की तरीका है। तो ये लोग कौन हैं, कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आज तक तो ना आया हूँ। ऊपर वाले से चाहूँगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में भी ना हूँ, लेकिन उनका काम करने का जो मॉडस ऑपरेंडी है कुछ ऐसा ही है कि किसी भी नेबरिंग कंट्री में भेजा, अब वहाँ से फिर बॉर्डर से उन्होंने पार करवा दिया।
फिर भी जो लोग जाना चाहते हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो, अगर जाना ही है तो किस तरीके से जाना? मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको जाना है तो थोड़ा संयम रखें, किसी ना किसी लीगल तरीके से जाएं, आप वहाँ का अपना वीज़ा अप्लाई करें। अब वो हो सकता है कि डिफरेंट कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, बिजनेस वीज़ा करें, और फिर वहाँ जाके अपने लिए क्या लीगल ऑप्शन हो सकते हैं वो तलाशें और उसके थ्रू वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करें। पर इस वजह से ना जाएं। एक तो ये मैं देख रहा हूँ कि इतना सारा उसमें पैसा लगता है, 40 लाख 50 लाख कितना होता है, जिसके पास 50 लाख 60 लाख है वो क्यों ही जा रहा है, मुझे तो ये भी सोचने में थोड़ा आश्चर्य होता है। जिसके पास 1 करोड़ है वो क्यों ही जा रहा है इस तरीके से, फिर जान का खतरा करना, और वहाँ पे भी जाके इस तरह का व्यवहार हो जाए उनके साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी तरीका देखें, लेकिन लीगल तरीका देखें, जो भी होना वैध तरीका होना चाहिए। वहाँ प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन करें, उसके अनुसार अपनी प्रोफाइल बनाएं, चूज करें, एक बार वहाँ पहुँचें और वहाँ पे फिर आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करें क्या संभव है। और यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो वापस आए, अपने देश में भी बहुत कुछ है, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि अनुज जी कि इतना खतरा होता है, इतनी ज़हमतें उठाकर, इतनी मुश्किलात के बाद, इतने सर्कमटेंसेस के बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, जो लोग जिन्हें वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या कारण है कि वहाँ ये लोग जाना क्यों चाहते हैं? क्या उनको मतलब उन्होंने ऐसा सोच रखा होता है कि हमें वहाँ जाना है, या उनके कोई ग्लैमराइज्ड आंखों में होता है, या कुछ ऐसा क्या चीज़ ऐसी है जो उनको वहाँ खींचती है? किस कारण से इतना रिस्क लेकर जाते हैं, मतलब जान पे खेल कर जाते हैं? देखिए, इसका तो मैं एक जवाब यही कहूँगा, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, तो हम 2047 तक विकसित देश में बनने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विकसित देश में आज से ही रहना चाहते हैं, तो चाहे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये कुछ कंट्रीज जो है ये विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, विकसित केवल आर्थिक रूप से तो होता नहीं है, सामाजिक रूप से भी होता है। तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि जब काम करते हैं, जिस काम की शायद यहाँ पे किसी को महीने के 10,000 या 15,000 ना मिले, वहाँ पे एक अच्छा पैसा मिल जाता है। दूसरी बात, चूँकि वहाँ की जनसंख्या कम है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल जाती हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश अभी उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो समानता के व्यवहार शायद जो हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है वहाँ पे मिलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि शायद आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, और मैं खुद स्वीडन में रहा हूँ बहुत समय तक, तो मैं बताऊँ कि हमारे जो ऑफिस में सुबह जो टॉयलेट क्लीन करने आता था, उसके साथ शाम को मैं एक दिन कॉफ़ी शॉप पे बैठा कॉफ़ी पी रहा था। तो ये डिफरेंसेस वहाँ पे नहीं हैं फ़िलहाल। तो ये सारे कुछ कारण हैं कि व्यक्ति को लगता है कि बस कैसे भी वहाँ पहुँच गए तो ये सारी सुविधाएं मुझे वहाँ मिल जाएंगी, और इसका आर्थिक पक्ष तो बहुत मजबूत है, क्योंकि फिर वो डॉलर्स की कमाई होगी, कन्वर्जन रेट उसमें होता है। तो अगर किसी ने $500 भी कमाए और घर कैसे भी भेज दिए, तो 500 का आप सोच लिए कितना हो जाता है, 5 से 50,000 रुपये हो जाते हैं, जो शायद एक मिडिल क्लास वाला कमा भी नहीं हुआ। तो ये सारे रीज़न हैं, इस वजह से वो वहाँ जाते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के सगे संबंधी वहाँ पे हैं, वो कहता है बस कैसे भी आ जाओ, तो उस चाह में चले जाते हैं कि हमारा वो सेटलमेंट करवा देंगे। और फिर ये चकाचौंध तो देखिए है ही, चकाचौंध तो है ही, बॉलीवुड में भी दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, सब देख रहे हैं। तो ये कई कारण हैं, कुल मिला के शायद एक जो जीवन स्तर जी रहे हैं उन्हें सपना है, उन्हें ऐसा लगता है कि उससे अच्छा भी जीवन स्तर हम वहाँ कर पाएंगे, इसलिए जाते हैं, इतना बड़ा इसलिए लेते हैं। इससे एक बात और मेरे जहन में है, एक सवाल कि ये लोग जब वहाँ जाते होंगे तो किसी अथेंटिक कंपनी में, एक अथेंटिक एरिया में या ऑफिस में तो काम नहीं करते होंगे, क्योंकि ये वैसे घुसे हैं, जैसा जिसको अवैध कहा जाता है उससे घुसे हैं। तो ये कहाँ पर काम करते हैं, मतलब क्या काम करते होंगे हमारे इंडियंस? मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि हमारे इंडियंस इस तरीके से वहाँ दूसरे देशों में घुसकर किस तरीके की जॉब करते हैं। बिल्कुल सही बात पूछी आपने, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे अपने यहाँ व्यवसाय का मतलब तो ये होता है कि भाई पैसे कमाओ और बचाओ, जितना कम खर्चा और जितना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जो भी कंट्री हो, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो उन्हें पता है कि अवैध तरीके से आए हुए हैं, तो इनसे हम कम पैसे में काम करवा लेंगे, तो इसलिए वो उन्हें रख लेते हैं कैश पे। वैसे वाले छोटे काम भी मतलब छोटे काम भी कर लेते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी बिल्कुल वर्कर टाइप के। और सामान्यतः जो है इस तरह के लोग जो जाते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, किसी की दुकान पे जॉब करते हैं, गैराज में काम करते हैं, सामान्यतः ऐसे ही काम करते हैं।
जो लेबर ओरिएंटेड होते हैं, ना कि इस, हाँ देखिए जॉब्स को 2-3 कैटेगरी में डालते हैं कि एक वाइट कॉलर हो जाती है, एक ब्लू कॉलर हो जाती है, ये लेबर हो जाती है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लेबर की कैटेगरी में जाते हैं। ब्लू कॉलर में भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन वाइट कॉलर में तो 100% ऐसे लोगों को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है, नहीं। यानी हम ये माने दूसरे शब्दों में कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद भी आपको जो जॉब मिल रही है वो लेबर क्लास की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 1 करोड़ लगा के जा रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इनको रिकवर करने में मेरा ख्याल है कम से कम 15 वर्ष तो लग ही जाएंगे, इतना जितनी भी वहाँ की कमाई को। बट मुझे लगता है कि 10 से 15 वर्ष इतना रिकवर करने में तो लग ही जाए, क्योंकि लेबर क्लास है सर, आप भी समझते हैं, लेबर क्लास कहीं का भी हो तो लिमिटेड जॉब तो रहती है, जो पैसा तो वही मिलता है जो स्किल्ड बेस्ड जॉब होती है। आप कारपेंटर हो, आप IT में हो, आप डॉक्टर मेडिकल में हो, तब तो मिलती है, लेकिन इस तरह की जॉब में तो पैसा कम ही मिलता है, छोटे छोटे काम होते हैं। अच्छा अनुज जी, जब आपने ये बताया डॉलर्स में वहाँ कमाई होती है, शायद यही एक चीज़ है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो सुहावने हैं, इसको देख के आदमी वहाँ जाता है, व्यक्ति वहाँ जाता है। अब बहुत कॉमन सी बात है कि भारत जैसे देश में अगर आप छोटे शहरों में रहते हो तो बहुत कम अमाउंट भी अगर आप कमाते हो तो ईजिली आप अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हो। लेकिन जब आप बाहर के देशों में जाते हो, जहाँ आपकी कमाई तो डॉलर में हो रही है, लेकिन जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने मार्केट जा रहे हो, या कुछ खरीदने जा रहे हो, या कहीं रह रहे हो, या ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो सारा वो लोग आपसे भी तो डॉलर में ही लेंगे, वो आपके रोड में थोड़ी ना लेंगे। तो वो इन लोगों को ये को नहीं पता चलता कि भाई हमारा खर्चा भी तो डॉलर में हो रहा है, भले हम डॉलर में कमा रहे हैं। सही बात है, डॉलर में कमाओगे तो डॉलर में ही खर्च करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता डॉलर में कमाया और रुपए में खर्च कर दिया। लेकिन उसका जो अंडरलाइंग क्राइटेरिया है वो है कन्वर्जन रेट, डॉलर टू इंडियन रुपीज़। यही देखिए, ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए उसने $1000 कमाया, ठीक, और बहुत खर्चा करते करते अगर उसने 800 खर्च कर दिए, तो उसने वैसे तो वहाँ के हिसाब से तो $200 बचाए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सामान्य परिवार एक है तो एक दिन खाना चले जाए रेस्टोरेंट में तो शायद उसके $50 खर्च हो जाए। लेकिन अगर उसके $200 बचे हैं और वो किसी तरीके से भारतवर्ष वापस भेज पाया, तो 200 × 100 शायद उसके 80 मान लीजिए, तो लगभग 16-17 हज़ार हो जाते हैं। तो कुछ खास बड़ी रकम हुई नहीं। और 16-17 हज़ार में उसे लग रहा है, मैंने ये उदाहरण आपको तो दे दिया था, हो सकता है वो 1000 ना कमा रहा हो, वो 3000 कमा रहा हो, 500 बचा रहा हो, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया। और वो किसी वजह से अपने परिवार को 1000, 2000, $100-200 भेज पाया, तो परिवार के लिए 15-16 हज़ार बहुत होता है, इसमें खर्चा निकलता है। ये एक हो सकता है, ये ऐसा होता है, तो ये भी एक रीज़न है। और देन फिर ऐसा ना कि उनका एक सपना है एक विकसित देश में या फिर डेवलप कंट्री में बसने का, चकाचौंध और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न यही नहीं है कि डॉलर की कमाई की वजह से जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, बहुत सारे और भी रीज़न हैं। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि भाई डॉलर में खर्चा करें, डॉलर कम, तो इस तरीके से वो उनको लगता है कि इस तरीके से हम कम से कम भारत में ज़्यादा सेविंग कर ले रहे हैं। शायद ये भी एक सोचने का तरीका है। इससे एक सवाल और उठता है कि अगर विदेशों में या बाहरी देशों में यहाँ से लोग जाते हैं, तो क्या भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं से इस तरह के लोग आते हैं? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए UK, USA, कनाडा सपना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए भारतवर्ष भी एक सपना है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ से तो आप सुनते ही आ रहे होंगे कितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं और काम कर रहे हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और जैसे हमारे यहाँ सामान्यतः आवाज़ उठती रहती है ना कि बांग्लादेशी जो अवैध हैं उनको बाहर भेजा जाए, तो ऑब्वियस से वहाँ भी ऐसी आवाज़ें आती होंगी। और जैसे हम भी चाहेंगे कि इन बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए अपने कंट्री जो अवैध तरीके से आए हैं, वैसे वो भी चाहते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी आते हैं। और बांग्लादेशी एक इसका एक उदाहरण है कि अवैध तरीके और भी कई कंट्रीज से आते हैं, आई एम श्योर, बट मेरे पास उसका कोई डेटा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ के निवासियों के लिए भारत एक सपना ही होगा। भारत में अवैध तरीके से रहने के लिए बात अलग है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हाँ, तो वो अलग मैटर है कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन है, बिल्कुल है। तो दोस्तों, संभवतः हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो जान गए होंगे कि डंकी क्या होता है और किस लिए लोग यहाँ से विदेशों में जाते हैं। बहरहाल फ़िलहाल सोचने लायक बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी मुश्किलात उठाने के बाद, इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद, वहाँ जाने के बाद आपको वही काम करना पड़ता है, क्योंकि आप अवैध रूप से पहुँचे हुए होते हो। आपको वही काम करना पड़ता है जो आपके घर के लोग करते हैं, जो आपके घर में काम करने वाले लोग करते हैं।
और इतना पैसा आप अगर खर्च करके वहाँ पर यही काम करने जा रहे हो, तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि इतना पैसा आप कुछ लोगों को रख के अपने पास ये सारा काम करा सकते हो, जो काम ये आप कर रहे हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डंकी का जो तरीका है ये हर हिसाब से गलत है। अवैध रूप से किसी भी देश में जाना हर लिहाज से गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो हमें भी बुरा लगता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे देश के लोगों को बुरा लगेगा। और दूसरे देशों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके नियम कायदे कानून हैं, वो हमसे ज़्यादा सख्त हैं। तो अगर वो वीडियो में डाल के भेज रहे हैं, हालांकि ये गलत था, मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन फिर भी ये उनका सोच थी कि वो आपको अपराधी मानते हैं। तो किसी भी देश में जाकर अपराधी बन के रहने से, डर के रहने से, छुप के रहने से आपका कोई भला नहीं होगा। इसलिए जब भी जाएं वैध रूप से जाएं, तरीके से जाएं, कायदे से जाएं, नियमों के आधार पर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, ताकि कोई भी आप पर उंगली ना उठा सके और भारतीयता का नाम खराब ना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।